हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कहता है कि सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता होती है। बिल्कुल होती है। कह रहा है इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सकता है। कहता है किससे? समायोजित से, मनोवैज्ञानिक से, लिंगक से या तुलनात्मक से। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, यानी कि लिंग से। अब कैसे? देखो, समायोजित, मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक आधार पर पुरुष और महिला का भेद नहीं किया जा सकता। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? लिंग के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और कहता है कि शिक्षण की वे तकनीक जिसमें मूल प्रवर्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। कहता है कथन तकनीक, खेल पद्धति, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया या व्याख्यान तकनीक है। देखो, व्याख्यान तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि सीटेट में व्याख्यान नहीं चलेगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन हमें अब दिखता होगा दूसरा वाला कि शिक्षार्थियों के साथ अगर आप अन्योन्य क्रिया करेंगे तो इससे क्या होगा? शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद, स्थिति एवं वार्ता का माहौल तैयार करती है, जिससे अधिगम प्रवृत्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि नई शिक्षा नीति एनईपी से क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कहता है रटने की क्षमता को मैंने पहले भी बताया था, रटना, कंटेस्ट, ये सब सीटेट में गलत है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता, देखो फिर याद आ गया। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना। देखो, तुलना बच्चों की वजह वैसी भी नहीं करना है और मानक नहीं बनाना है। फिलहाल ऑप्शन तो आपका काटने से मिल गया, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, फिलहाल हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना। अब नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो, इस शिक्षा नीति के तहत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन के केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी? आप परख की, किसकी? परख। ये एक ऐप है जिससे बालकों में अधिगम की क्या प्रक्रिया का निरंतर विकास हो सकेगा। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा। कब? 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020। ठीक है, घोषित की गई। और ये जो शिक्षा नीति थी, इसमें डिज़ाइन क्या तैयार किया गया था? खाका 5+3+3+4, यही तो किया गया था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। कह रहे अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौनों को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना। बताया था ना अभी, याद करना। माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। भाई कहता है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए, तो पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। कहता है छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, या छात्रों की शारीरिक शक्ति पे अंतर। देखो, कह रहा है कि एक ही कक्षा में शिक्षण का निष्पादन अलग अलग होता है। समावेशी कक्षा हो गई, यानी कि उसकी बुद्धि के अनुसार, छात्रों की बुद्धि में अंतर के अनुसार। कैसे? बुद्धि शब्द का प्रयोग पहले ये बता दूं क्या होता है। बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। ये वे शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने,
एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, पहला पॉइंट। सीखने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ठीक है, कहता है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बिल्कुल हो सकता है। कहता है बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कहता है कि अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। बिल्कुल ये भी ठीक है। अब 3 ऑप्शन तो आप लगाएंगे नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे। कहता है सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, और सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, या सभी शिक्षार्थियों की बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, या सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझ लीजिए। कहता है कि यदि आप किसी नई कक्षा में गए हैं, आप एक टीचर हैं और आपकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब आप नई कक्षा में गए हैं तो बच्चों को जो शिक्षण देंगे अब वो किस तरीके से देंगे, क्या ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले आप यही तो करेंगे कि आप उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेंगे, यही तो करेंगे ना, ताकि शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व शिक्षार्थियों की जानकारी से क्या हो सके, अवगत हो सके, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अधिक आवश्यक है। कहता है कि शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वे उसके परिवार के बारे में जानें। भाई एक बात बताएं, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार को जानना जरूरी होता है, ना कि परिवार के। ये भी गलत। कहता है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। देखो, केवल भी शब्द लग गया तब भी गलत हो गया, और केवल रुचियों को जानने से कुछ नहीं होगा, और भी चीज़ें जानना होती हैं, है ना। उसकी बुद्धि जानना होती है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए। केवल रुचि उसकी तो ये भी हो सकती है कि सर आप स्कूल बंद कर दीजिए, मुझे आज नहीं पढ़ना है, छुट्टी कर दीजिए, तो ये भी तो रुचि हो सकती है ना उसकी। तो केवल शब्द लग गया, वैसे भी गलत हो गया। कहता है कि शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। भाई परिवार से हमें मतलब ही क्या है, बच्चे को पढ़ाना है ना हमें। तो बचा क्या ऑप्शन हमारा 4, यानी कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। कहता है पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में होते हैं। ठीक है, तो कब होते हैं ये आपके किशोरावस्था में होते हैं। कब होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है, कौन सी, किशोरावस्था। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहता है। ठीक है, यानी कि नया, कहता है व्यवधान, खोज, सात्मीकरण या निर्माण। तो क्या कहा जाता है,